नमस्कार। तो चलिए श्रृंखला की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसमें आप अपने हिसाब से आप लोग भी टिक कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, मतलब पूछना चाह रहा है कि सर्गों की संख्या कितनी है। तो है 17। आगे बढ़ लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अच्छा, पूछ रहा है कि काव्य ग्रंथ कौन सा है। देखिए, पथिक तो नहीं है, कनुप्रिया भी नहीं है, वासवदत्ता भी नहीं है। तो कौन सा है, चोखे चौंपदे चुभते चौंपदे। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे कि वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या है इसका आंसर, बी। आगे देख लेते हैं अगला, वैदेही वनवास के लेखक फिर से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है इसका आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता, देखिए बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। देखिए कितनी बार पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं में तो चुभते चौंपदे चोखे चौंपदे दोनों हैं। अब इन दोनों में से वैदेही वनवास भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। विचित्र विवाह, देवदूत, ये हैं रामचरित उपाध्याय। हाँ देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, रामचरित उपाध्याय के हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके देखिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है बहुत। आगे अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, देखिए किससे है काव्य पंक्तियों का संबंध, प्रिय प्रवास से है। आगे देख लेंगे इनके बारे में थोड़ा सा और। द्विवेदी युग की कविता हैं, तो द्विवेदी युग की कविता हैं कह रहा है। इसमें क्या है, देखिए इतिवृत्तात्मकता थी, उसमें उपदेशात्मकता भी थी और इतिवृत्तात्मकता भी थी। प्रकृति चित्रण नहीं था, नवजागरण नहीं था, नारी चेतना नहीं थी उस समय तक, तो उपदेशात्मकता थी और इतिवृत्तात्मकता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इतिवृत्तात्मकता तो आपको पता चल गया, ये द्विवेदी युग का है, बी है आंसर इसका। द्विवेदी युग युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, गद्यात्मकता है, वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, काव्यात्मकता नहीं थी इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, काव्यात्मकता। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, महत्वपूर्ण है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, 1912 में, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। आगे अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अच्छा, ये बताया गया इसके बारे में, थोड़ा सा आप डिटेल देख सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाली परीक्षाओं में। आपका मजबूत पकड़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो तथ्य दिए गए हैं, डिस्क्राइब किया गया है, जिसे भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। देखिए अभी तक का तो भारत भारती पूछ रहा था, तो अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है भारत भारती में। अगला प्रश्न, राजपूती आन की कथा, तो राजपूती आन की कथा है रंग में भंग में। अगला प्रश्न देख लेंगे, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है।
तो चिरगांव है मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मस्थली है चिरगांव। इसका आंसर है बी। किसान के रचनाकार हैं, तो किसान किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है किसान रचना। आगे, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता, तो रंग में भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है रंग में भंग। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो कौन सी होगी? देखिए, सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। तो जय भारत भी है, कृषक क्रंदन भी है। कृषक क्रंदन नहीं है यार, कृषक क्रंदन है इसका आंसर, क्योंकि सिद्धराज है, हिडिंबा है, जय भारत है। तो इसका आंसर होगा डी, कृषक क्रंदन। देखिए इसका आंसर है डी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जो जयद्रथ वध है वह एक खंड काव्य है, बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसे याद कर लीजिए। क्या है कि खंड काव्य है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा इसके बारे में, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। देखिए बहुत मार्मिक सर्ग है इसका, सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन दिया गया है, इसीलिए यह मार्मिक हो जाता है। आगे अगला प्रश्न देख लेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जो डिटेल दी गई है उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इसके बारे में डिटेल आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा है? देखिए किसके चरित्र से जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला का वर्णन है इसमें, उर्मिला के चरित्र से जुड़ा है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप साकेत की ओर, पूरा यह डिस्क्राइब करा हुआ है जो, इसे पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो साकेत है, क्योंकि साकेत में उर्मिला जो उपेक्षित नारी थी उसको अपनी पुस्तक में स्थान दिया है इन्होंने, साकेत नामक कृति में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाएगा? श्रीधर पाठक को नहीं कहा जाएगा, हरिऔध को भी नहीं कहा जाएगा, जबकि मैथिली शरण गुप्त को इसका उत्तर माना जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। छायावाद आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है छायावाद, तो इसे पढ़ लीजिएगा तरीके से। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, देख लीजिए, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। तो छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे जी ने श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है इनकी, क्योंकि 1920 में इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द नाम से निबंध लिखा था एक। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फिर से मुकुटधर पांडे ने। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है परीक्षाओं में, तो इसीलिए इसको याद कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देख लेंगे। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देखिए अभी छायावाद शब्द का प्रयोग आया था, तो मगर यहाँ पर छायावाद युग का प्रवर्तक सर्वमान्य मत है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है, तो इसीलिए आप लोग इसे याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है कथन। हाँ इसे देख सकते हैं आप। छायावाद के प्रबल प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने निराला की जूही की गली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। कौन? गंगा प्रसाद पांडे। छायावाद का काल 1918 से 1938 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं।
तो देखिए छायावाद की पहली रचना, अरे पढ़ लिया ऊपर हमने, तो क्या है इसकी पहली रचना? झरना। छायावाद की पहली रचना झरना है। आगे देख लेंगे, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई गई है? तो छायावाद में पाई गई है रहस्यवाद की भावना। ना ही द्विवेदी युग में है, ना ही प्रगतिवाद युग में है, ना ही प्रयोगवाद युग में है, तो छायावाद युग में है रहस्यवाद की भावना। अब इसमें से भी पूछ लेगा तो इसमें महादेवी वर्मा में दिखाई देती थी छायावाद की भावना। छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है, तो क्या कह रहा है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है, कौन सी हो सकती है? देखिए इतिवृत्तात्मकता तो नहीं हो सकती। अब देखेंगे चार्ज इसमें नहीं आ रहा है, उसे देखेंगे पहले। 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, ये भी गलत, 4 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर है ए कि विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावोवेश, मूर्ति विधान, इतनी तो इसकी विशेषताएं हैं। जबकि इतिवृत्तात्मकता हमने अभी पढ़ा था, द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, ये देखिए वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। चित्रात्मकता, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता हैं? तो ये छायावाद की विशेषता है। चित्रात्मकता भाषा, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में, निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ लेंगे। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में, निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अच्छा, तो विदग्धता नहीं, चारुता नहीं, चमत्कार नहीं, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है प्रसाद जी की कविताओं में। अभिव्यंजित कर देते हैं ना किसी चीज़ को, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी यही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना के ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अन्यत्र विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वत्ता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिक का बेजोड़ है, पढ़ सकते हैं आप उसे, बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। देखिए तीसरा उत्थान क्या था? तो तीसरा उत्थान था वैसे ही छायावाद। तीसरे उत्थान का नाम क्या था? तृतीय उत्थान किसने माना था छायावाद को? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है, तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसकी भाषा है खड़ी बोली, महत्वपूर्ण है। देखिए इसे आप लोग पढ़िएगा जरूर। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी में छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियाँ लिखी हैं। अरे अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। देखिए आप लोग भी अपने अनुसार टिक करिए, तभी आपको अपने जांचने को मिलेगा, अपने आप को 100 का मूल्यांकन करने का मौका मिल रहा है आपको, तो करिए आप। ये कितने प्रश्न आपको आते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका पात्र है? तो श्रद्धा है, तन का नहीं है, मन का नहीं है, हृदय का, बुद्धि का, हृदय का है इसका पात्र। श्रद्धा किसका पात्र है? हृदय का। तो आगे बढ़िए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है, उसे पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण होती है। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इंडा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। देखिए मनु किसका है? मन का। श्रद्धा किसका है? हृदय का। और इंडा किसका है? बुद्धि का प्रतीक। कामायनी में अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों
की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण दूसरा नाम उनका कामायनी है। देखिए, अब इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग कि काम की पुत्री है श्रद्धा। श्रद्धा किसकी पुत्री है? काम की पुत्री, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है? कामायनी। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हमसे कि कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक, देखिए फिर से पूछा गया है, हृदय का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो कौन सी थी? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। झरना तो नहीं थी, आंसू भी नहीं थी, तो क्या थी? प्रेम पथिक। इसका आंसर है प्रेम पथिक। आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप लोग, तो पढ़ लीजिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 में पहले ब्रजभाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया था। आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए थे। अच्छा, तो इसे पढ़ लीजिए कि उर्वशी 1909 में है, वनमिलन 1909 में है, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हमसे, आप लोग भी अपने हिसाब से लगा दीजिए इसका आंसर। आंसू है, आंसू मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य। तो आंसू एक मुक्तक काव्य है। क्या है? आंसू मुक्तक काव्य है। डी दिए गए क्यों? आंसू विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्रायः 3 वस्तुओं का उल्लेख है: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिम्भ कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके का। तो इनमें से आंसू तो एक मुक्तक काव्य का है, मुक्तक काव्य है आंसू तो एक। इन्होंने डी क्यों दे रखा है ना? तो इसका आंसर है आंसू एक मुक्तक काव्य है। आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर कहीं से मिल जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की कृति किस विकल्प में है? तो देख लीजिए, झरना, आंसू, लहर कामायनी है इनकी। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी कृतियाँ किस विकल्प में है? हाँ, तो इसी में है। आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? देखिए, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली। चारुचंद्र लेख नहीं है इनकी। आंसर है इसका सी। चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है। चारुचंद्र लेख किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, रामदास का पोथा कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी क्या है और तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम, प्रश्न हमारा क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है। फिर से पूछ लिया इसमें, झरना, कानन कुसुम, कामायनी, दीपशिखा। दीपशिखा नहीं है, क्योंकि दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है दीपशिखा कृति। दीपशिखा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? देखिए, महादेवी वर्मा की नहीं है। दीपशिखा है, नीरजा है, यामा है, आंगन के पारद्वार नहीं है। आंगन के पारद्वार किसकी है? अज्ञेय जी की कृति है आंगन के पारद्वार। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें देख लीजिए आप, देखिए बता रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं इसके रचनाकार आंगन के पारद्वार के। आगे आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, और जो डिटेल दी गई है इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि निहार की रचना किसने की थी?
निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी गीत किसके, इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है इसके रचनाकार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है निहार। आगे अगला प्रश्न, सप्तपर्णा किसकी कृति है? जो सप्तपर्णा है वो महादेवी वर्मा की कृति है। आगे देख लेते हैं। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? देखिए छायावादी नहीं है पूछ रहा है तो इसमें से जायसी है, क्योंकि जायसी भक्तिकालीन कवि थे। आगे देख लीजिए, छायावाद के प्रमुख कवियों में निम्नलिखित किसके गीतों की मधुर वेदना की, क्या पूछ रहा है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति, मर्माभिव्यक्ति अधिक है? अच्छा, तो गीत किसने गाए थे? तो महादेवी वर्मा ने। आगे देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, महत्वपूर्ण है बहुत। ये देखिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आप लोग भी लगा सकते हैं अपने अनुसार इसका आंसर। तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था इन्होंने। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा का है भाई। आगे देख लीजिए महादेवी, हाँ इसको एक्सप्लेनेशन जो भी है आपको इसमें दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। पूरी तरीके से व्याख्यायित कर रखा है, व्याख्यायित कर रखा है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और इस किसने कहा था? ये कहा था निराला ने कहा था आधुनिक मीरा। याद कर लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके आने वाली परीक्षाओं में। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, अरे महादेवी वर्मा जी का ही कथन है यह भी। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? अच्छा, किसका है प्रभाव? रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, साकेत का, कृतिवास का? तो कृतिवास रामायण का है। कृतिवास रामायण कौन सी है? बंगला रामायण है, इसका प्रभाव है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल दिया गया है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का? देखिए फिर से पूछा गया है, कृतिवास रामायण है इसका आंसर। आप लोग लगा सकते हैं और देख सकते हैं इसको। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, तो कला और बूढ़ा चांद किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अगला प्रश्न क्या है उसे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, इसे पढ़ लीजिए, काम आएगा आपके। चिदंबरा के रचनाकार हैं, देखिए चिदंबरा के रचनाकार तो हैं पंत जी। 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा में 1958 में। और चिदंबरा जो है वह गीतों का संग्रह है। चिदंबरा क्या है? गीतों का एक संग्रह है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, तो ग्राम्य है तो कहाँ से होगा? ग्रामीण परिवेश से होगा इसका संबंध। आगे देख लेते हैं। लोकायतन के रचयिता हैं, लोकायतन किसकी है? तो लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। लोकायतन पंत जी की रचना है। आगे पंत की पहली रचना है, तो पंत जी की पहली रचना है गिरजे का घंटा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, तो इसीलिए आप लोग इसे याद कर सकते हैं। कहाँ पहुँच गया भाई? बहुत आगे पहुँच गया हमारा, 80 तक लिया था। कहाँ थे हम? हाँ, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में संकलित सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? अच्छा,
क्या है परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह। अच्छा परिवर्तन, तो परिवर्तन पल्लव में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है प्रश्न, याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं सुमित्रानंदन पंत जी। आगे देख लेंगे, आगे डिटेल क्या दी गई है इसके बारे में, आप लोग थोड़ा जान सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था। तो कौन हुआ था अरविंद दर्शन से प्रभावित? सुमित्रानंदन पंत जी। अगला, अपने काव्य जीवन में अरविंद दर्शन से पंत जी हैं, आंसर है बी। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत जी, सी है आंसर इसका। बहुत बार पूछा गया है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा असत्य कथन को देखना है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, सही है। पंत भारतेंदु, पंत तो छायावादी युग के थे, आंसर है डी इसका। असत्य कथन पूछा गया है ना, तो इसीलिए याद कर लीजिए। इसके बारे में देख सकते हैं आप, डिटेल जो दिया गया है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? अभी पढ़ा था भैया, कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बहुत बार पूछा गया है, आप लोग याद कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? अच्छा महाकाव्य नहीं पूछ रहे हैं ना, तो कामायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है। पल्लव नहीं है, पल्लव काव्य संग्रह है, इसीलिए महाकाव्य नहीं है। हाँ पल्लव काव्य संग्रह है, इसीलिए महाकाव्य नहीं है। हिंदी साहित्य में महाप्राण, महाप्राण किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। इसके विषय में थोड़ा डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा थोड़ा सा डिटेल निराला जी के बारे में दी गई है, पढ़ लीजिए इसे। अनामिका, परिमल, गीतिका। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। देखिए पंचवटी आता तो मैथिली शरण गुप्त का था, तो पंचवटी प्रसंग आया है, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, मैथिली शरण गुप्त। अगर सीधे पंचवटी पढ़ के ही आप करके आएंगे तो मैथिली शरण गुप्त लगा लेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ के आएंगे तो इसका आंसर है बी निराला। अनामिका काव्य किसके द्वारा? अनामिका निराला जी का है भैया, अनामिका। अनामिका, परिमल, गीतिका। परिमल किस कविता की रचना है? किस कवि की? अभी बताया था मैंने आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है इसका आंसर। आज छायावाद को ख़त्म कर देंगे भाई। गीतिका के रचनाकार का नाम है, गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला, अभी पढ़ा था ना। अनामिका, परिमल, गीतिका निराला की हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में, हुआ था इनका जन्म, महिसादल नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। हाँ थोड़ा डिटेल दी गई है। स्वच्छंदतावादी विचारधाराओं के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल नामक ग्राम में हुआ था। देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। पैतृक गांव क्या लिखा है? और इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। अच्छा इनका पैतृक गांव है गढ़ाकोला, उन्नाव जिले के वहाँ पर है। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था निराला का। निराला थे इसीलिए उनका विरोध हुआ था, सबसे निराला थे निराला। पढ़ सकते हैं डिटेल जो दी गई है। निराला, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? अच्छा प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम। तो देखिए यह है राम की शक्ति पूजा से जो एक लंबी कविता भी है, किसकी है? निराला जी की है। पढ़ सकते हैं आप इसको, बहुत अच्छा है। ये देखिए डिटेल जो है इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। निराला की निम्नलिखित कविताओं में लंबी
कविता नहीं है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नहीं है। अगर सीधे इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे आप, लंबी कविता, जो परीक्षाओं में अधिकतर छात्रों द्वारा होता है कि इतना ही प्रश्न पढ़ा जाता है, उसके बाद लगाया जाता है राम की शक्ति पूजा, जबकि इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। देखिए राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, कुकुरमुत्ता भी है, और तो भिक्षुक नहीं है। आंसर होना चाहिए इसका ए। हाँ, निराला की बादल राग कविता का संबंध है, जो बादल राग कविता है उसका संबंध है, बादल राग है तो किससे होगा, प्रकृति के सौंदर्य से है इसका संबंध। आगे देख लीजिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बादल राग के रचयिता निराला, अभी पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेंगे, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्तियों में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, तो इसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। अच्छा, ये पंक्तियां भी पूछ सकता है कि किससे हैं, तो ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से, तो इसमें दिया हो सकता है, हाँ राम की शक्ति पूजा से ली गई। मुक्त छंद के प्रणेता, देखिए मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला जी। मुक्त छंद को सर्वप्रथम यही लाए थे हिंदी साहित्य में। निराला की जूही की कली उदाहरण है, जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर इसका आंसर। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविता को लक्ष्य कर कहा गया था, तो निराला की कविता को, जो जूही की कली थी उसको रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहकर उसको लौटा दिया था किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कि हम इसे नहीं छापेंगे, ये मुक्तक, ये आप केंचुआ छंद वाली क्या ले आ रहे हो कविता, इसको कैसे छापा जाए, रबड़ छंद मुक्तक छंद कहकर उसे लौटा दिया गया। निराला की अंतिम कविता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनकी अंतिम कविता है जो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा हाँ, इसको पढ़ लेंगे आप। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं यह कविता। तो चलिए, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है, तो व्यंग्य परक कविता कौन सी है इनकी, कुकुरमुत्ता है व्यंग्य परक कविता, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आंसर देख लीजिए, कुकुरमुत्ता निराला द्वारा 1941 में रचित व्यंग्य परक कविता है, जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है, यह भी याद कर लीजिए, इसका मूल स्वर क्या है, प्रगतिवादी। आगे अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अनेकों बार। डॉक्टर नगेंद्र हैं इसके कथन के, किसने कहा था कथन, नगेंद्र ने, छायावाद के बारे में। आगे अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, नगेंद्र, सी है आंसर इसका। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है नगेंद्र ने। इसमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि, उत्तर छायावादी कवि नहीं है। अच्छा, अंचल बच्चन नरेंद्र शर्मा, ये उत्तर छायावादी कवि नहीं है, क्योंकि ये किस धारा के थे, जो हालावादी धारा के थे। हालावाद किसने चलाया था, बच्चन जी ने, इसके बारे में डिटेल है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ये भी डिटेल है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जब आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। हाँ तो चलिए, धन्यवाद। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक तो कर सकते हैं आप वीडियो देख के, अगर अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।